हेलो फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन का जो टॉपिक्स है दैट इज ये है हमारा डिस्कशन बेस्ड ऑन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एंड द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड दैट इज गोइंग टू कंडक्टेड इन लास्ट वीक ऑफ अगस्त। इस एग्जाम्स को पास करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया गया है एंड दैट क्राइटेरिया इज 150 मार्क्स. So our aim is to cross the boundary and बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए एक मिनिमम टारगेट होता है और ये टाइम गैप इतना कम है कि इस टाइम गैप में इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू कवर and what I am trying to cover so that you can score 150 plus marks. And as for curriculum and the guideline published in the prospectus of the exam is in paper 2 medicine they have given a weightage of 33 questions, obs-gynae 30 questions, pediatrics 15 questions, ophthalmology 15 questions, ENT 15 questions and community medicine 13 questions. If you are going to combine this for the paper 2 you are going to cover 138 MCQ, and for the paper 1 if you are going to cover FMT 10 questions, physiology 17 questions, biochemistry 17 questions and pharmacology 13 questions, then you are going to cover 57 questions. If you are going to add these 138 and 57 that means you are going to target 195 plus questions, and if you are targeting 195 questions that means you are going to achieve at least 150 questions easily. So by getting 150 marks you are going to pass. So DNA FMG कैप्सूल इसका मेन टारगेट है 100% आपको सक्सेस दिलाना इन दिस अगस्त एग्जाम. सो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि कवर्ड होगा. ये जब आप अटेंड करते हैं क्लासेस को ये एक डेली डोज है, ये है कैप्सूल जो आपको डेली डोज लेना है और डेली डोज में सिर्फ उसी टॉपिक को हाईलाइट किया गया है जिससे 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं आते हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. सो आप जो अपना प्रिपरेशंस कर रहे हैं उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, साइड बाय साइड थोड़ा टाइम निकालिए और इस कैप्सूल को लेने का कोशिश कीजिए. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सेस. सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन without wasting too much time. That is one most important topic and that topic is biomedical waste management. In the community medicine they have given a weightage of 30 questions. So definitely this chapter biomedical waste management is one of the most important chapter for the any exams. Either you call it foreign medical graduate entrance examination or either you call it pre-PG examination in the form of NEET PG or in the form of PGI-MER Chandigarh or in the form of JIPMER. But the main problem to the student is it's not practically possible to mug up all the things because this is given in the form of a table and chart where lots of data is there. My aim is to minimize the data so that at least you possible to mark a correct answer at least by rule out. So चलिए हम इस टेबल्स को समझने का कोशिश करते हैं, याद तो कर ही सकते हैं बट समझने का कोशिश करते हैं. ये एक बायोमेडिकल वेस्ट, अब ये टेबल्स दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरी, इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ टाइप एंड बैग एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल.
दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैटेगरी में ये जो यूज किया गया है, येलो कैटेगरी, रेड कैटेगरी, व्हाइट कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी, दैट मीन्स कोई कलर का कैटेगरी में सेग्रीगेशन हुआ। दूसरा, इसमें कौन कौन से वेस्ट आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनाटॉमिकल एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, expired and discarded medicine, chemical waste, chemical liquid waste, discarded Lenin matrix bringing, microbiological biotechnology waste. In red, the contaminated and recyclable waste. White में waste sharp including metals. Blue, glassware and metallic body implants. तो चलिए हम इस टेबल को याद करते हैं, और याद करने से पहले हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि आखिर ये क्या है। तो पहले हम एक बायोमेडिकल वेस्ट का एक माने फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड का आप कह सकते हैं कि चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, immunization of human beings, animal, or in research activity pertaining thereto to productions and testing of biological and health care. एंड मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इस वेस्ट को इस फॉर्म में लेकर जाना है ताकि वो हेल्थ पे एंड इन्वायरमेंट पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना दे। दैट इज इन सिंपल वे मैनेजमेंट। और इसके लिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है, एंड ये गाइडलाइन किसी न किसी रूल के अंडर आता है, एंड दैट रूल इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो कि लेटेस्ट है। एंड इसके अकॉर्डिंगली हेल्थ केयर फैसिलिटी से जो भी वेस्ट जनरेट होता है दैट इज गोइंग टू कम्स अंडर 3 कैटेगरी, एंड फर्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट, सेकेंड इज जनरल वेस्ट, एंड थर्ड इज अदर वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जो अभी हमने टेबल में देखा, आइदर दे आर कैटेगराइज इन येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू कैटेगरी, एंड जनरल वेस्ट जो कि मैक्सिमम चंक होता है हेल्थ केयर फैसिलिटी का, दैट इज 80 to 90%, ये हो सकता है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। और इस वेस्ट को हम लोग बेसिकली 2 बीन यूज करते हैं, ग्रीन बीन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट के लिए हम लोग ब्लू बीन का भी यूज करते हैं। अदर वेस्ट में क्या क्या है? बैटरी, ई वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ऑन एवरेज एक बेंगलोर में स्टडी किया गया और उस स्टडी में देखा गया कि कितना सॉलिड वेस्ट पर बेड जनरेट होता है, एंड ये एक अजीब सा डाटा है जो कि आप सोच के हैरान रहे कि इतना ज्यादा एक बेड प्रोड्यूस करता है। एंड ये एक बेंगलोर में स्टडी कंडक्ट किया गया और उसमें ये देखा गया कि जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है पर डे पर बेड के हिसाब से, 0.5 kg to 4 kg ये होता है जनरल हॉस्पिटल में, 0.5 kg to 2 kg ये होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एंड 0.5 kg से लेके 1 kg तक नर्सिंग होम में जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट। दैट स्टडी हैज बीन डन ऑलरेडी। एंड हॉस्पिटल वेस्ट का परसेंटेज भी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, एंड ये परसेंटेज आपको आना ही चाहिए एटलीस्ट फॉर द प्लास्टिक, दैट इज 10%, पेपर फॉर द 15% एंड ग्लास इज फॉर द 4%, because this question has been already asked in PGIM or CET. So this question going to again ask in your exam either in the form of pre-PG exam or in the form of foreign medical graduate entrance examination, and you must know about the plastic contribute 10%, paper contribute 15% and glass contribute 4%. So हमने क्या किया, इस बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कहाँ से हुआ, अदर वेस्ट कैसे जनरेट होगा, अदर वेस्ट में क्या क्या है, तो ये हमने कुछ वेस्ट के विषय में जाना। अब हम चल के जाते हैं कि आखिर ये नया कैटेगरी है क्या, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया। यानी कि इसका मतलब कोई ना कोई पुराना कोई ना कोई एक्ट था, पुराना कोई ना कोई रूल था। जो पुराना रूल था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल था वो 1998 का था, ठीक है। और उसमें जो सेक्शंस यूज हुआ था वो सेक्शन 6, 8 एंड 25 था, दैट इज फ्रॉम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
और उसके अकॉर्डिंगली टोटल 5 शेड्यूल था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 5। शेड्यूल 1 था जो बायोमेडिकल वेस्ट को कैटेगरी में डिवाइड कर रहा था, शेड्यूल 2 था वो कलर कोडिंग दे रहा था बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, शेड्यूल 3 था लेवल, जो हमने कलर कोड उसको हम लेवल करते हैं, और फोर्थ में क्या करते हैं, हम उस लेवल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फिफ्थ में ट्रीटमेंट। ये तो ओल्ड था। नया क्या आया, 2016 में एक नया गाइडलाइन आया, एंड ये गाइडलाइन एक मिनिस्ट्री कंडक्ट किया। सो दिस में बी योर क्वेश्चंस, जो व्हिच मिनिस्ट्री इज रिस्पांसिबल टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, एंड द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट comes under the Ministry of Environment and Forest, and the legislation is same that is earlier, that is in the section 6825 of Environment Protection Act 1986। सो इसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलिए कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, और बायोमेडिकल वेस्ट जब जनरेट हुआ तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन जो आया है वो 2016 में आया, और ये एक मिनिस्ट्री में आता है। कौन सा मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इन्वायरमेंट में क्यों, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ तो पहले हमने डिफिनीशन में क्या देखा कि इसके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, हेल्थ पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए, इन्वायरमेंट पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए, इसके लिए एक मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, दैट इज इजी। अब ये रूल कहीं ना कहीं अप्लाई होता है और कहीं ना कहीं नहीं अप्लाई होता है। क्यों कहीं नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि हमने पहले से देख के रखा है कि ये रूल अप्लाई नहीं होता है कहाँ कहाँ, रेडियो एक्टिव वेस्ट में, चूंकि ये तो अदर में काउंट होता है, हैजार्डियस केमिकल्स में, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, क्योंकि सॉलिड वेस्ट ये तो जनरल वेस्ट में आ गया, लेड एसिड बैटरी अदर हैजार्डियस वेस्ट, ई वेस्ट इज ऑल्सो ए वेस्ट, हैजार्डियस माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये डाटा आपको याद करना है कि कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में वो डाटा अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली यू कैन मार्क इट बाय एक्सक्लूडिंग मेथड। सो कौन सा अप्लाई नहीं होता है। अब चलते हैं हम, ये जो वेस्ट आया इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब जब हमें मैनेजमेंट करना है तो हमने क्या देखा कि कोई भी हॉस्पिटल वेस्ट जब जनरेट होगा तो ये क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट। अब बायोमेडिकल वेस्ट होगा तो कौन सा रूल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। जनरल वेस्ट होगा तो कौन सा रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल, इसको मैनेज करेंगे। अदर वेस्ट में क्या क्या था, बैटरी, ई वेस्ट एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, and battery, e-waste and radioactive waste is not managed by biomedical waste management 2016 rule. This is managed by e-waste and atomic energy act 1962। ठीक है, तो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016। एंड रिमेंबर यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चंस इन इनकमिंग एग्जाम, either FMG you are going to get one or two questions, and pre-PG definitely, if you are going, when you are going to pass the FMG exam, then you are going to appear in the pre-PG exam where you will definitely get one or two questions from this, and their category is yellow, red, white and blue। Okay, so we are going to discuss this category in details in the tabular form what we have started from first। ओके, सो हमारे पास कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल होता है वो 5 स्टेप्स के प्रिंसिपल होते हैं। पहला, हम बायोमेडिकल जब भी जनरेट होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसे सेग्रीगेट करना पड़ता है। और ये सेग्रीगेशन कहाँ होता है, यू आर डॉक्टर, यू नो when you have visited the hospital during your clinical posting, what you have seen, there are different kind of boxes is available in your ward in corner where different type of material is going to thrown out। तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है, और ये सेग्रीगेशन कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट को और जनरल वेस्ट को हमें मिक्स नहीं करना है, दैट इज गोइंग टू सेपरेट, बिकॉज दोनों का मैनेजमेंट रूल अलग अलग है, सो हमें मिक्स नहीं करना। और जो भी हो उसका ट्रांसपोर्टेशन
विद इन 48 आवर ऑफ जनरेशन उसका हो जाना चाहिए। एक नया आया है दैट इज फेज आउट ऑफ क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग, दैट मीन्स क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग को अब यूज नहीं करते हैं और ना ही क्लोरीनेटेड ग्लव्स को यूज करते हैं। इसके एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज ब्लड बैग, दैट इज फेज आउट हो चुका है क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग एंड ग्लव्स। ओके। दूसरा, अगर 25 किलोमीटर के रेंज में हेल्थ केयर फैसिलिटी में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहीं पे अवेलेबल है तो वहां पे उसको यूज करना। ठीक है, तो ये कुछ हमें स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। अब हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट है तो ये 2 या 3 बार ऑलरेडी एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ चुका है और वो पूछते हैं, ये इमेज आपको देंगे और पूछते हैं व्हाट दिस इंडिकेट और दिस इंडिकेट्स ओनली बायोहैजार्ड्स। ये तो इजीली पहचानना, ऑलरेडी सी इज रिटन दैट इज साइटोटॉक्सिक। अनदर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड दैट इमेज हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन योर नीट पीजी एग्जाम, सो दिस इज क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इमेज इज दिस वन, this one. You will get when you are going to connect your mobile with the Wi-Fi data, then you able to see these kind of things. Now easily you can remember this. This is radiation hazard symbol and this question has been repeated, so this is very very important questions. This is biohazards, you have already known. So in exam you will get this question, definitely you are going to encounter these questions. Okay, now if you have categorized, then how you are going to mark, because एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्स में आपको एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज नीडल से कहाँ पे थ्रो करेंगे, कौन से कलर कोड में कैटेगरी में थ्रो करेंगे, आपको दे देंगे रबर ट्यूबर किस कैटेगरी में थ्रो, आपको ब्लड बैग पूछ लेंगे, कभी आपको पूछ लेंगे यूरिन बैग कहाँ फेंकते हैं, कभी पूछेंगे कैथेटर कहाँ फेंकते हैं, कभी एक बार ऐसा भी हुआ पूछ लिया प्लासेंटा कहाँ फेंकते हैं, एक बार ऐसा हुआ पूछ लिया उन्होंने कि कौन सी कैटेगरी में, दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द कलर कोडिंग, कौन से कैटेगरी में आपको फेंकते हैं डेड फीटस को, अगर एमटीपी हुआ डेड फीटस को कहाँ फेंकते हैं, कभी वो पूछ लेते हैं कि जो वैक्सीन वायल है वो कहाँ फेंकते हैं, कभी पूछते हैं अभी रिसेंट एम्स जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें मेटालिक इम्प्लांट कहाँ पे थ्रो आउट करते हैं, कौन से कैटेगरी में, उन्होंने ये पूछ लिया। रिसेंटली उसके पहले उन्होंने एग्जाम में पूछा क्या ग्लव्स को कहाँ थ्रो करते हैं। ये एग्जाम्स में क्यों पूछे जाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। होता क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक हजार्ड्स, और ये हजार्ड क्या होता है, हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है, और ये सेग्रीगेट कहाँ पे होता है, एट द पॉइंट ऑफ जेनरेशन, और पॉइंट ऑफ जेनरेशन पे अगर आपके पास कॉमन नॉलेज नहीं है, अगर पेशेंट को कॉमन नॉलेज नहीं है, आपको हेल्थ केयर पर्सनल को अगर कॉमन नॉलेज नहीं है, तो आप वहीं पे सेग्रीगेट गलत कर देंगे, और जैसे ही सेग्रीगेशन गलत कर देंगे उसका ट्रीटमेंट गलत होगा, तो अल्टीमेटली उसका मैनेजमेंट करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हर वेस्ट के लिए मैनेजमेंट अलग अलग है। अब आप सोचिए क्वेश्चंस क्यों आते हैं, ये सब कभी पूछते हैं ग्लास स्लाइड कहाँ फेंकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर फ्रॉम द एनाटॉमी व्हेन यू आर गोइंग टू इन फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, you are going to encounter some kind of waste when you are going to clinical round, rise tube insertion, IV set, you are going to IV cannula, you are seeing catheter. So जो आपकी कॉमन आसपास में चीजें हैं उसको आप कैसे सेग्रीगेट करने वाले हैं, यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और अगर आप वार्ड में गए हैं तो हर वार्ड में पेशेंट के बेड के बगल में, या आप देखिएगा एक कॉर्नर पे बहुत सारे कॉर्नर बने होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बक्से डब्बे रखे रहते हैं जो कि डिफरेंट कलर का है। कलर करने का पर्पस, कैटेगरी करने का पर्पस है ताकि लेमन भी इसे समझ सके, इजीली थ्रो आउट कर सके।
तो आपको तो आना ही चाहिए। और इस टेबल से हर साल एक और दो क्वेश्चन आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू द क्लू सो दैट एट लीस्ट इफ यू even don't know the answer, you are going to mark the correct answer in the exam, and that is, पहले से आपको पता क्या है कि चार ही हैं। क्या क्या है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। एक है येलो कैटेगरी, एक है येलो कैटेगरी, दूसरा क्या है रेड कैटेगरी, तीसरा क्या है व्हाइट कैटेगरी, चौथा क्या है ब्लू कैटेगरी। ठीक है, अब येलो कैटेगरी में देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकता है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब एनाटॉमिकल वेस्ट ह्यूमन का हो या एनिमल को हो, येलो कैटेगरी में फॉलो होता है। सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी आइटम कंटेनिंग विद सॉइल, मतलब ब्लड से भीग गया या कोई ड्रेसिंग हुआ, प्लास्टर हुआ, इसमें सॉइल्ड हो गया। एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो मेडिसिन डिस्कार्डेड हो गया, एक्सपायरी डेट क्रॉस कर गया, वो कहाँ पे आता है, येलो कैटेगरी में। केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट मान ली बायोलॉजिकल या डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट जो आप यूज करते हैं, वो कहाँ पे आता है, दैट इज येलो कैटेगरी में। केमिकल लिक्विड वेस्ट, यहाँ पे वर्ड क्या हो रहा है, लिक्विड वेस्ट या सिल्वर एक्स, जो एक्सरे फिल्म के डेवलपमेंट के लिए जो सिल्वर यूज होता है। डिस्कार्डेड लेनिन मैट्रेस बेडिंग, जिसपे पेशेंट सोता है, डिस्कार्डेड लेनिन मैट्रेस, और कंटामिनेटेड विद ब्लड और फ्लूइड, ये भी येलो में जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट में, जैसे ब्लड बैग, ठीक है, लेबोरेटरी कल्चर, लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एंड एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, लाइव एंड एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद टॉक्सिन, डिसेज, डिवाइसेज यूज फॉर द कल्चर, ये सब माइक्रोबायोलॉजी वाले पार्ट कहाँ पे आते हैं, येलो में। आप माइंड, मैं आपको बाद में याद करने का तरीका बताऊंगा जी कैसे। अब इसको हमें टाइप ऑफ वेस्ट हुए कौन से कैटेगरी में आए, येलो कैटेगरी में। इसके लिए बैग क्या यूज करते हैं, हमने फेज आउट में क्या देखा था, ऑल आर नॉन क्लोरिनेटेड, क्योंकि फेज आउट हो चुका है क्लोरिनेटेड का, सो ऑटोमेटिकली आंसर विल बी नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग। अगर ये भी पूछा जाए नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग, अब आपको इजीली आंसर है नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग, नॉन क्लोरिनेटेड, सबके लिए नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग आ गया। कहां तक, आप येलो कैटेगरी में आपने क्या यूज किया, नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग यूज किया। चलते हैं रेड में, देखते हैं रेड में क्या हो रहा है। रेड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, कंटामिनेटेड एंड रिसाइकलेबल, मतलब उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, बट वो कंटामिनेटेड हो गया। कंटामिनेटेड कैसे हुआ, आइदर आपने एक बार पेशेंट में यूज कर लिया है, आइदर आपने उसको जब आप यूज कर रहे थे तब आपने सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं मेजर किया, उस समय क्या हुआ, ये इशू आ गया। अब इसमें क्या हो सकता है रिसाइकिलेबल में, यूरिन बैग, सिरिंज, और ये सिरिंज विदाउट नीडल है, सिरिंज विदाउट नीडल, नीडल इज नॉट थ्रोन इन रेड, ग्लव्स। बहुत सारे आंसर मिल गए, यूरिन बैग पूछा जाए रेड, ग्लव्स पूछा जाए रेड, सिरिंज विदाउट द नीडल पूछा जाए रेड, कैथेटर, इंट्रावेनस आईवी सेट, जो हमारे काम की चीजें हैं, जो हम डेली यूज में लाते हैं, आईवी कैथेटर लेकर आते हैं, सिरिंज लेते हैं, ग्लव्स लेते हैं, एक इंटर्न जो करता है बेसिकली, वो सब कहाँ आ रहे हैं, रेड में आ रहे हैं। व्हाइट एंड ट्रांसलूसेंट, व्हाइट एंड ट्रांसलूसेंट बैग किसके लिए, अब व्हाइट है ट्रांसलूसेंट, हमारे रखने का पर्पस क्या है, ताकि हम उसको देख सके क्या है अंदर में, और ये तभी हो सकता है जब हम वेस्ट किस तरह का हो, शार्प हो, तो वेस्ट शुड बी शार्प, एंड ये मेटल का हो, क्योंकि ग्लास का भी तो शार्प वेस्ट हो सकता है, बट यहाँ पे क्या हम यूज करें, मेटल का शार्प वेस्ट। और मेटल का शार्प वेस्ट कहाँ से आया, यहाँ पे आपने सिरिंज विदाउट नीडल था, वो नीडल आपने यहाँ पे लेकर आ गया। सिरिंज होगा बट विथ फिक्स नीडल अगर आ रहा है, तो उसमें चूंकि बहुत सारे ऐसे सिरिंज होते हैं जो कि फिक्स नीडल के साथ अटैच होते हैं।
ब्लेड हो गया, सर्जिकल ब्लेड, स्कालपेल, ये सब कहाँ पे यूज हो रहे हैं? व्हाइट। इनको हम लोग किस कैटेगरी में रख रहे हैं? व्हाइट में, ट्रांसलूसेंट में। और जब ये शार्प है तो हमको कैसा यूज करना पड़ेगा? प्लास्टिक बैग तो यूज करने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? पंचर कर देगा। तो पंचर जैसे करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? पंचर प्रूफ या लीक प्रूफ या टेम्पर प्रूफ कंटेनर को यूज करेंगे। अभी तक हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लास्टिक बैग यूज कर रहे थे। ये शार्प है तो पंक्चर कर देगा, तो इसलिए हम लोग पंक्चर, इजीली कॉमन सेंस है। ठीक है, रेड वाले को नॉन क्लोरेंटेड प्लास्टिक बैग में, क्योंकि यहाँ पे हमने पहली बार चेंज किया। क्यों? क्योंकि ये शार्प वेस्ट है। ब्लू, ब्लू में शार्प था बट वो मेटल का था। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ग्लासेस, ग्लास वेयर को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये मेडिसिन वायल के भी ग्लास वेयर एम्पल हो सकते हैं। एक्सेप्शन, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या देखा? साइटोटॉक्सिक ड्रग में भी एम्पल वायल होते हैं, उसको हम कहाँ पे रखते हैं? येलो में रखते हैं, वहाँ साइटोटॉक्सिक ड्रग के साथ में रखते हैं। मेटालिक बॉडी इम्प्लांट, ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है, ये बॉडी का इम्प्लांट है, ब्लू में आता है। और इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज करते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस का। ठीक है, क्योंकि ये भी शार्प है, बॉडी इम्प्लांट है, इसको हम लोग यूज करते हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस का। अब एग्जाम में कैसे याद रखें? इतने तो थ्योरी याद नहीं रहेंगे, एटलीस्ट दो चीज तो याद रहे। फर्स्ट, कि हम इसको कहाँ पे, किस बैग में रख रहे हैं। दो ही तरीके से हो सकता है बैग में रखने का, तीन तरीका, क्योंकि चार कैटेगरी है तो दो कैटेगरी, येलो एंड रेड तो फॉल कर गया कहाँ पे? नॉन कोलिनेटेड प्लास्टिक बैग में। व्हाइट ट्रांसलूसेंट था जिसमें शार्प डाल रहे थे, तो एक ही याद रखना है, क्योंकि पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ होना चाहिए। और लास्ट वाला कार्डबोर्ड, ये याद रहेगा। याद नहीं रहेगा किसको कहाँ पे डालें, सिंपल याद, व्हाइट वाला तो रह जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शार्प इंक्लूडिंग मेटल व्हाइट में आता है। ठीक है, रेड में क्या आता है? रेड में आप देखेंगे कि रेड में जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है आइदर ट्यूब या रबर या प्लास्टिक। ट्यूब, रबर और प्लास्टिक रिलेटेड कोई भी चीज है वो फॉल करता है रेड में। अगर एक बात अगर याद है तो यू कैन मार्क इजिली एनी आंसर। क्या क्या? ट्यूब, रबर, प्लास्टिक। अब चलते हैं हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, ट्यूब, बोतल क्या होगा? प्लास्टिक का। इंट्रावेनस ट्यूब क्या होगा? प्लास्टिक का। आईवी सेट जिसको बोलते हैं, कैथेटर क्या होगा? रबर में फॉल करेगा। यूरिन प्लास्टिक का। सिरिंज प्लास्टिक का। वैक्यूमेटेड ग्लव्स रबर। दैट मीन्स रबर, प्लास्टिक एंड ट्यूब। रबर आर रेड, रबर, प्लास्टिक एंड ट्यूब फॉल्स अंडर रेड। हमें दो लिस्ट मालूम हो गया। लास्ट वाला लिस्ट आइदर हम याद करें या ना करें। याद करना आसान है क्योंकि उसमें सिंपली दो चीज ही हैं, ब्लू के लिए दो चीज, ग्लासवेयर एंड मेटालिक बॉडी इम्प्लांट। तो इजीली आप याद कर सकते हैं क्योंकि दो ही डाटा है। रिमेनिंग ऑल फॉल इन येलो, जितने भी इसके बाद बच गए येलो में फॉल कर गए कैटेगरी में। अगर ये भी याद ना रहे तो याद करने का सिंपल वर्ड, येलो इज फॉर, येलो इज फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट। कोई भी वेस्ट जो इन्फेक्शन प्रोडक्शन का चांस ज्यादा है उसको येलो में रखते हैं इजीली। अब आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं। अब सपोज एनाटोमिकल वेस्ट है, वो डेड है, ह्यूमन का हो या एनिमल का होगा, वो तो क्या करेगा? इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब आपसे पूछ दे कि प्लासेंटा कहाँ थ्रो करते हैं? येलो में करते हैं। या आपसे पूछ दे एमटी के पी के बाद फीटस को कहाँ पे थ्रो करते हैं? वायबल पीरियड से पहले का है, दैट मीन्स क्या है? डेड फीटस है, दैट मीन्स क्या है? ये एक एनाटॉमिकल वेस्ट ही है ह्यूमन का, तो इसको हम लोग कहाँ करेंगे? येलो में फॉल करेंगे।
एक्स्ट्रा में एक ही याद रखना है, वो है साइटोटॉक्सिक ड्रग एलॉन्ग विथ ग्लास और प्लास्टिक एम्पुल और वायल, इसको भी हम लोग येलो में रखते हैं। एंड द सेकेंड वन इज ब्लड बैग। ये दो चीज आपको एक्स्ट्रा से याद रखना है, जो कि येलो में फिर कैटेगरी में थ्रो करते हैं, ठीक है, प्लासेंटा येलो में थ्रो करते हैं, ठीक। तो इससे आप इजीली, अब आपसे कोई कॉटन आइटम पूछा जाए, ऑटोमेटिकली अगर कॉटन आइटम के लिए हमने कैटेगरी नहीं किया, सॉइल्ड है, किसी से सॉइल्ड हो चुका है, इन्फेक्शियस हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो उसके जितने भी आएंगे फॉलो करेंगे, येलो में फॉलो करेंगे, चूंकि ऑर्गेनिज्म रिलेटेड चीजें, तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। तो लेट्स रिकॉल एट लास्ट, रेड इंक्लूड्स रबर, प्लास्टिक एंड ट्यूब रिलेटेड थिंग्स, व्हाइट फॉर द शार्प इंक्लूडिंग द मेटल, शार्प अगर ग्लास की बात हो, ग्लास, ब्रोकन ग्लास, डिस्कार्डेड ग्लास, अगर किसी भी तरह का, वो भी शार्प ही है, तो लेकिन उसको हम लोग यूज करते हैं ब्लू में। मेटालिक बॉडी इंप्लांट की बात हो तब भी हम लोग करते हैं ब्लू में थ्रो आउट करते हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट और ये ब्लड बैग को रिलेटेड इशू जो आया है, तो इसके लिए एक लेटेस्ट गाइडलाइन भी आया है, दैट गाइडलाइन को बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2018। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सिर्फ एक वर्ड पे इंफेसाइज किया है, एंड दैट एम्फेसिस इज फेज आउट ऑफ क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग एंड ग्लव्स एक्सेप्ट ब्लड बैग को क्लोरीनेटेड में रख सकते हैं, बाकी को सबको फेज आउट कर चुके हैं। यही बायोमेडिकल वेस्ट 2018 है, जो कि न्यू गवर्नमेंट ने इसको दिया था, ठीक है। अब कॉमन सेंस, ये सब चीजों को अगर करना है, डिस्पोज करना है, तो जो जैसा रहेगा वैसे। अब इन्फेक्शियस वेस्ट में दिमाग में पहले से चल रहा है कि एनाटॉमिकल वेस्ट है, तो एज ए कल्चर, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, मेनी कल्चर इज देयर, every culture you have idea about after death what you are going to do with the body, either you are going to burn, either you are going to डिपोरिया, बट जो ये आप करते हैं इसके लिए आपको परमिशन से लेना पड़ता है लोकल बॉडी का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ट्रीटमेंट हुआ। अब माइक्रोबायोलॉजिकल दे तो ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग और हॉट एयर ओवन, जो भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। चलिए, कुछ ट्रीटमेंट्स रिलेटेड बातें भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि वो भी आता है और उसको हम लोग 1 by 1 देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ बातें हैं। पहला, व्हाट इज इनर्टाइजेशन। इनर्टाइजेशन से रिलेटेड आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखता है कि ये होता है मिक्सिंग प्रोसेस है बायोमेडिकल वेस्ट का विथ सीमेंट एंड अदर सब्सटेंस बिफोर डिस्पोजल। मतलब डिस्पोजल से पहले हम उसको क्या बना रहे हैं, इनर्ट बना रहे हैं। और ये किसके लिए यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल एंड फॉर इंसिनरेशन आस विथ हाई मेटल कंटेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे किसके लिए यूज करते हैं, क्या मिलाते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। और कभी कभी आपसे एक ही बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, बट मे बी दैट कैन बी रिपीटेड इन योर एग्जाम आल्सो, जे टिपिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए। एंड इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि सीमेंट, वाटर और लाइम, सीमेंट एंड लाइम इक्वल में होता है, दैट इज 15% 15%, वाटर होता है 5%, और फार्मास्यूटिकल वेस्ट को जो रिमेनिंग जो बचा 65% जो कि वेस्ट होता है। तो वेस्ट के साथ हम लोग क्या मिला रहे हैं, सीमेंट एंड लाइम एंड वाटर, ठीक है। दूसरा, अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का हमें ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस से। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, आइदर कॉम्पैक्टिंग कर सकते हैं, सेडरिंग कर सकते हैं, लैंडफिल कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन करते हैं, इनर्टाइजेशन कर सकते हैं, जो कि हमने अभी इनर्टाइजेशन के विषय में डिटेल दिया। ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा है एग्जाम्स में, डोंट वरी फॉर दैट। थर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस में क्या हो सकता है, हीट डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। अब हीट से क्या करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं बॉइलिंग कितने देर के लिए करते हैं, तो यूजुअली 20 to 30 मिनट करते हैं, 20 मिनट के लिए बॉइलिंग करते हैं।
ठीक है, ये प्री ट्रीटमेंट होता है सार्प के लिए। पहले आप प्रीवियस कुछ दिन जब ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं था तो उस समय जब हम लोग डिसइंफेक्शन करते थे तो क्या करते थे, सिरिंज को पानी में डाल के उसको बॉयल कर दिए कुछ देर के लिए ऑटोमेटिक। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर पूछा जा सकता है, दैट इज 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑटोक्लेव, ये आप माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल्स पढ़ते हैं ऑटोक्लेव, बट बेसिकली आपको जान के रखना है इसका टेम्परेचर हम लोग क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर इज 15 psi and that is 45 minutes in case of vacuum flow autoclaving and 60 minutes in case of gravity flow autoclaving. You should know about that. What is the hydroclaving? Hydroclaving में जो हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड 132 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। माइक्रोवेव, ये आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द माइक्रोवेव। इसमें आपसे दो ही चीज पूछा जा रहा है माइक्रोवेव में, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी यूज एंड व्हाट इज द वेवलेंथ यूज। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 2450 मेगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 12.24। ध्यान रखिए 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ है, यहाँ पहले है यहाँ बाद में है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको दिया जा सकता है, सो मार्क दैट। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन के विषय में हम लोग डिटेल जानेंगे। ये आपसे मैकेनिज्म में पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इंसिनरेशन किस मतलब आप जला रहे हैं, जलाने में होता क्या है, बेसिकली यू आर गोइंग टू गिव हाई टेम्परेचर एंड विथ ड्राई ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन। इससे क्या होता है, वेस्ट का वॉल्यूम भी कम हो जाता है और वेट भी कम हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा आर्क में भी सेम ही करते हैं, बट यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। गामा रेडिएशन आपसे माइक्रोबायोलॉजी में पूछा जाता है, गामा रेडिएशन जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं हम लोग किसके लिए करते हैं, क्लॉथिंग के लिए, जो हम क्लॉथिंग पहनते हैं उसको गामा रेडिएशन देते हैं। केमिकल प्रोसेस आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जाता है डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होता है बेसिकली हम लोग लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं, डिसइंफेक्टेंट हम लोग क्या करते हैं, इनएमिनेट सरफेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे डिटेल में नहीं पूछा था। बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कंपोस्टिंग होता है, जैसे लैंड एंड काउ डंग जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं गोबर, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग में आपसे पूछा जा सकता है अर्थवर्म का बायोलॉजिकल नेम एंड दैट इज इशनिया फोएटिडा, ठीक है। सो बट ये अर्थवर्म है तो कंपोस्टिंग करेगा तो ये कहाँ पे यूज नहीं होगा, नॉट यूज फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। इंसिनरेशंस, इंसिनरेशंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसमें डिटेल्स आपसे पूछा जाता है ये दो चीज इंसिनरेशन का, प्राइमरी चेंबर के टेम्परेचर, सेकेंडरी चेंबर का। एटलीस्ट यू मस्ट नो अबाउट द सेकेंडरी टेम्परेचर, सेकेंडरी चेंबर टेम्परेचर एंड दैट इज 105 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 50, बट लेटेस्ट अभी जो गाइडलाइन बोलता है कि जो इंसिनरेशन का टेम्परेचर होना चाहिए वो मोर देन 1200 सेंटीग्रेड होना चाहिए, दैट इज लेटेस्ट। आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कौन कौन से ऐसे वेस्ट हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको हम इंसिनरेशन करते हैं और कौन कौन से ऐसे वेस्ट हैं जिनका इंसिनरेशन नहीं किया जाता है, कंट्रा इंडिकेटेड होता है। तो लो हीटिंग वॉल्यूम अगर ऐसा हो वेस्ट का तो हम लोग उसमें इंसिनरेशन करते हैं फर्स्ट। सेकेंड, जो जलने वाला पार्ट हो, कंबेसिबल मैटर हो, वो अगर मोर देन 60% हो तो हम लोग उसको इंसिनरेट करते हैं, क्योंकि जलने वाला पार्ट ज्यादा है तो इंसिनरेट करते हैं। जलने वाला पार्ट ज्यादा है मतलब अपोजिट क्या हुआ, नहीं जलने वाला पार्ट दैट इज नॉन कंप्रेसिबल फाइन जो होना चाहिए लेस देन 20% होना चाहिए। रिमेंबर वंस दे हैव आल्सो आस्क्ड मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होगा तो जलेगा नहीं, और मॉइस्चर कंटेंट इसलिए कम होना चाहिए एंड दैट इज लेस देन 30%। तो ये तो हुआ नॉन कंप्रेसिबल फाइन, सॉलिड भी तो होगा, ये सॉलिड होता है लेस देन 5%, मतलब ये पार्ट नॉन कंप्रेसिबल, सॉलिड 5 लेस देन 5%, 20% से लेस होना चाहिए नॉन कंप्रेसिबल। इससे भी ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ये कौन कौन से वेस्ट हैं जो कि इंसिनरेशन नहीं करते हैं, कंट्रा इंडिकेटेड, इंसिनरेशन इज कंट्रा इंडिकेटेड एंड दैट इज
प्रेशराइज गैस कंटेनर, प्रेशराइज है आप उसको गए तो क्या क्या ब्लास्ट कर जाएगा, तो हम लोग नहीं करते हैं। रिएक्टिव केमिकल वेस्ट है, अगर उसको इंसिनेरेट कर रिएक्टिव कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, दैट विल बी डेंजर फॉर यू एंड हेल्थ फॉर द इन्वायरमेंट, नहीं करते हैं। सिल्वर, रेडियोग्राफिक एंड फोटोग्राफिक वेस्ट को भी हम लोग इंसिनरेट नहीं करते हैं। हैलोजिनेटेड प्लास्टिक, पीवीसी, इसको भी हम लोग जलाते नहीं, इंसिनरेट नहीं करते हैं। एंड वेस्ट विथ हाई मर्करी एंड कैडमियम कंटेंट, हम इसको भी इंसिनरेट नहीं करते हैं। अगर सील्ड एम्पल है, मतलब वैक्सीन से वैक्सीन है या मेडिसिन है, उसका एम्पल सील्ड है, तो उसको भी इंसिनरेट है, क्यों, जो ब्लास्ट कर सकता है, इंजरी हो सकता है, स्मॉल स्मॉल पीसेस जो होंगे जो एम्पल के, वो जाके आपको इंजरी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नहीं करते हैं। एंड शार्प को भी इंसिनरेट नहीं करते हैं। सो अगेन वी आर गोइंग टू रिमाइंड द प्रेशराइज गैस कंटेनर, रिएक्टिव केमिकल वेस्ट, सिल्वर एंड रेडियोग्राफिक फोटोग्राफिक वेस्ट, हेलोजिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट विथ हाई मर्करी कैडमियम कंटेंट एंड सील्ड एम्पल विथ एंड शार्प, इसको हम इंसिनरेट नहीं करते। ओके, सो दिस विल बी आस्क्ड। कैसे मरकरी को डिस्पोज करेंगे अगर नहीं करेंगे, एक ही वर्ड याद कीजिए, हम लोग इसको रिसाइकिल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाके सिंक में ड्रेन में थ्रो आउट कर दीजिए, नेवर डिस्पोज टू सिंक एंड ड्रेन, हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकिल यूनिट में इसको यूज करते हैं। ओके, कुछ कुछ न्यू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन आया है, जिससे हम लोग पता करते हैं कि ये मेथड ट्रीटमेंट का करेक्ट है या नहीं। तो स्टैंडर्ड क्या है इंसिनरेशन का, इसका कंबसन इफिशियंसी होता है मोर देन और इक्वल टू 99%। टेम्परेचर पहले हमने डिस्कस कर दिया, सेकेंडरी का इतना होता है, सेकेंडरी का टाइम 2 सेकंड का रखते हैं, और मिनिमम स्टैक हाइट मोर देन 30 और इक्वल टू 30। ये आपसे नहीं पूछा, दिस इज मेनली फॉर द नीट पीजी, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स को, ठीक है। स्टैंडर्ड और प्लाज्मा पायरोलाइसिस ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑटोक्लेविंग का स्टैंडर्ड, ये आपके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में क्वेश्चंस में आ सकता है। एंड दैट इज फॉर द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कितने ड्यूरेशन, ये ग्रेविटी फ्लो में 60 मिनट के लिए होता है, और वैक्यूम ऑटोक्लेव में होता है मोर देन 45 मिनट के लिए हम लोग करते हैं। ओके, टेम्परेचर प्रेशर दोनों में सेम होता है, मोर देन इक्वल टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज 15 पास्कल। ओके, बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑटोक्लेव में क्या यूज होता है, दैट कैन बी आस्क्ड एंड यू मार्क स्टेरियोथर्मोफिलस बैसिलस। एंड इसमें हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट कितना स्पोर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 × 10⁶ स्पोर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर माइक्रोवेविंग आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ भी आपसे इंडिकेटर पूछा जाता है, और ये इंडिकेटर यहाँ पे बेसिलस होता है, यहाँ पे क्या था, स्टेरियोथर्मोफिलस होता है ऑटोक्लेव में, बट माइक्रोवेव में बेसिलस होता है, और यहाँ पे 10⁶ था, ये है 10⁴, ठीक है। डीप बोरियल जो हम लोग करते हैं, उसके लिए बेसिकली पूछा जाता है कि जो हम लोग ये करेंगे उसका हाइट कितना होगा, और ये होता है ट्रेंच कट मोर देन 2 मीटर डीप होना चाहिए, ठीक है। उसमें हाफ फील्ड कर दें वेस्ट से, एंड देन कवर्ड विद लाइव इन 50 सेंटीमीटर करते हैं, ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्शन के इसमें हम लोग देते हैं log × 10⁴ रिडक्शंस और ग्रेटर, क्या है, कौन सा है, बेसिलस सबटिलिस। केमिकल डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, बेसिलस सबटिलिस। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इसमें वेस्ट शार्प के लिए करते हैं, बट टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन और इक्वल टू 185 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड कितने देर के लिए, मोर देन इक्वल टू 150 मिनट ईच साइकिल। सो ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है जो कि हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि हमने जो ट्रीटमेंट किया वो सही किया है कि नहीं। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस बैटरी, ई वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसका तो हमने चर्चा नहीं किया, सारी चीज करती है। एंड व्हाट अबाउट द जनरल वेस्ट, जनरल वेस्ट का क्या होता है, जनरल वेस्ट को बेसिकली हम लोग जो डिस्पोज करते हैं। अब जनरल वेस्ट का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे वेस्ट हैं
जो कि आप जहाँ पे हैं उसके किचन गार्डन्स में, किचन गार्डन्स के वेस्ट जनरेट हुए, होम से जो वेस्ट जनरेट हुए, इसके लिए जो हमारा ट्रीटमेंट और जो थ्रो आउट है, जो कैटेगरी है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लैक। सो कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा जा जाता है कि व्हाट अबाउट द प्लास्टिक रैपर ऑफ सिरिंज, या कोई भी आपका जो डब्बा है पैक्ड है उसका जो रैपर है उसको कहाँ थ्रो आउट करते हैं। ऑब्वियसली नाउ यू कैन आंसर, ये कहाँ पे आएंगे, ये तो जनरल वेस्ट है, ये तो ना इन्फेक्शन कर रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इनको हम लोग फेंकते हैं ब्लैक में। और ये म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन में या लोकल ऑथराइज जो बॉडी है जो कि जनरल वेस्ट कलेक्ट करता है इसको लेके चलता है, तो हम लोग इसको ब्लैक प्लास्टिक में रखते हैं। कभी कभी मे बी आस्क अबाउट द थिकनेस, कि वो प्लास्टिक बैग का मिनिमम 50 मिलीमीटर थिकनेस होना चाहिए, 50 मिलीमीटर थिकनेस। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने थिकनेस का प्लास्टिक बैग हो, 50 मिलीमीटर का थिकनेस होना चाहिए, तो हम लोग जनरल बेसमेंट। दूसरा कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट अबाउट द सैनिटरी पैड, व्हाट अबाउट सम मटेरियल डाइपर एवरीथिंग यू आर यूजिंग, आप इसको कैसे थ्रो करना है। इसका थ्रो करने का जिस पैकेट से आपने उसको निकाला है, आप रिवर्ट उसी पैकेट में पैक करके उसको थ्रो कीजिए और म्यूनिसिपैलिटी उसको लेकर चला जाता है, मतलब दैट इज ब्लैक बैग में आप इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट द बैटरी ई वेस्ट एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। बैटरी ई वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए ऑलरेडी ऑथराइज्ड बॉडी है जहां से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कुछ एजेंसी को ऑथराइज करता है, दे हैविंग गिवन परमिशन बाय द गवर्नमेंट, दे आर लायबल टू कलेक्ट आफ्टर यूज ऑफ द बैटरी। मतलब बैटरी आप जब डिस्कार्ड कर रहे हैं या ई वेस्ट आप डिस्कार्ड करते हैं, इसके बाद अगेन आप उनको हैंड ओवर करते हैं और टाइम टू टाइम कलेक्ट करके इसको थ्रो आउट कर देते हैं। तो इसके लिए रजिस्टर्ड पॉलिसी है, वो उन्हीं को देना है, ऐसा नहीं कि आप किसी कैटेगरी में डाल के इसको फेंक के थ्रो आउट कर दिए। ये जो फेज आउट हुआ, ये फेज आउट नॉन क्लोरिनेटेड का क्लोरीन जो फेज आउट हुआ है क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग एंड ग्लव्स का, ये डेट कब, फाइनल डेट कब है, दैट इज 27 मार्च 2019। इस समय के बाद अब आप यूज नहीं कर सकते, तो ये डेट आपसे पूछा जाता है मे बी आस्क, एंड दिस कम्स to the in biomedical waste management 2018. So this is about biomedical waste management 2018, 27 March 2019, phase out chlorinated bag and gloves, except what, except blood bag. Okay, now some important diagram. Now one important thing in the treatment part, one is screw feed technology. What is this? A screw feed technology is for non-burn, ये यहाँ पे नॉन बर्न होता है, और टेक्नोलॉजी क्या यूज होता है, ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन प्रोसेस यूज होते हैं। करता क्या है, ये वेट बाई वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम जो रिड्यूस करता है 80% से डिक्रीज करता है और 20% से उसका वेट कम कर देता है जब हम इसको स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, नॉट यूज किसके लिए हम लोग नहीं करते हैं, नॉट यूज फॉर पैथोलॉजिकल साइटोटॉक्सिक एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे थे, पैथोलॉजिकल वेस्ट के लिए हम लोग कैसे यूज कर रहे थे, रेडियो एक्टिव के लिए हम लोग डिफरेंट यूज कर रहे थे, तो हम लोग इसके लिए स्किल फिट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग इसकी फिर टेक्नोलॉजी क्या है, किसके लिए यूज करते हैं, जान गए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जान गए। माइक्रोवेव ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। They may ask about what is the hazards. So hazard for the infectious waste and SARS. इसमें पूछा जा सकता है मोस्टली कौन से इन्फेक्शंस वगैरह, दे आर रिलेटेड टू HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, दे आर मोर कंसर्न अबाउट दिस. Hazard from the chemical and pharmaceutical waste, hazard from genotoxic waste, and हैजार्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड पब्लिक सेंसिटिविटी. अगर कहीं पे मान लीजिए डेड बॉडी फेंका पड़ा हुआ है, एनिमल का हो, किसी भी चीज़ का, तो देखने से आपको अजीब टाइप की सेंसिटिविटी होगा, जो कि हम लोग एनिमल वेस्ट में होता है. दैट इज पब्लिक सेंसिटिविटी. इसका भी हमें ध्यान रखना है. ये आपसे पूछा जा सकता है, दैट कैन बी क्वेश्चन. जीनोटॉक्सिक वेस्ट द मेन पाथवे ऑफ एक्सपोजर इज बाय द इनहेलेशन ऑफ डस्ट और एरोसोल्स. कौन से पाथवे से होता है, ठीक है. टाइप ऑफ इंसुलेशन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. डबल चेंबर पायरोलिटिक इंसुलेशन, सिंगल चेंबर फर्नेस स्टैटिक गेट एंड रोटेटरी किन ऑपरेटर एट हाई टेम्परेचर. तो हमने इंसुलेशन भी डिस्कस किया है डिटेल्स में. ये आपसे पूछा नहीं जाएगा फॉर द फॉर्मेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. मिडिल में फर्नेस होता है. आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चंस दे देता है यहाँ पे एयर वेस्ट फर्नेस इन द मिडिल, ये आपको ध्यान में रखना है. ये अगर सिस्टमेटिक डायग्राम इंसिनरेटर का पूछा जाए, चूंकि आएगा तो यही पूछा जाएगा. और इंसिनरेटर में पूछता है कि जो अपर में निकल रहा है और नीचे में निकल रहा है क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, गैस ही होगा, जो कि एग्जॉस्ट गैस एटमॉस्फेयर में जाता है. और नीचे में जो आता है वो क्या होगा, एसएस होगा फॉर द डिस्पोजल ऑफ. ठीक, ये सिंपल है. तो आप थोड़ा सा इमेज बेस्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस केस में आ सकता है. लास्ट, मिनिमम व्हाट टू रीड फॉर द एग्जाम. फर्स्ट सिंबल साइटोटॉक्सिक का क्या होता है, रेडियो हैजार्ड का क्या होता है, और बायोमेडिकल हैजार्ड का सिंबल्स क्या होता है. ये सिंबल्स कौन से कैटेगरी में, रेड में क्या करते हैं, ब्लू में क्या करते हैं, व्हाइट में क्या करते हैं, येलो में क्या करते हैं, कौन से कैटेगरी में किसको फॉलो करते हैं. ट्रीटमेंट इज एट द लास्ट. व्हेन you have sufficient time, then you can go for the treatment part. ये आपसे कभी नहीं पूछेंगे. केमिकल ट्रीटमेंट अगर करते हैं, ये आपसे कभी पूछ सकते हैं नहीं, चूंकि एक बार आया है ब्लड अगर कहीं पे हो गया, कहीं पे फॉल कर गया, तो उसको कैसे उसको करते हैं, उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस को उसमें मिक्स करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं. ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट मे बी आस्क्ड. सो यू मस्ट नो अबाउट द बायोहैजार्ड एंड साइटोटॉक्सिक हैजार्ड. दिस इमेज यू मस्ट नो, एंड द थर्ड इमेज यू मस्ट नो अबाउट दिस one in the form of image based questions. So the minimum 2 point you must know, that is image, and second is this table, what we have discussed in the detail. Okay, so hoping you are going to mark the correct answer with the confidence, and by this we are stopping this session on biomedical waste management. Thank you. Good.